welcome back to my channel. So now in this video we are going to discuss about National Council for Educational Research and Training that we commonly call as NCERT. Before starting, let us know कि ये particular video किन लोगों के लिए important होने वाला है. So if you are doing B.Ed, D.LED or any other teacher training course, then this particular video is very important for you. Apart from this, if you are preparing for any teacher recruitment exam, then also this video is very important for you. कहने का मतलब ये है, अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं या आप किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि NCERT एक ऐसी संस्था है which plays a major role in school education. Okay, so as you can see, this is the logo of NCERT. Now first of all हमें पता होना चाहिए कि when this particular council was constituted. So this council was constituted by the central government on 1st April 1961 by combining a few institutions we can say. ठीक है, तो ये जो NCERT है ये 1 अप्रैल 1961 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और इसको बनाया गया था बाय कंबाइनिंग दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स. इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स थी? तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एड एंड टेक्स्ट बुक ब्यूरो. तो ये सारी जो बॉडीज़ थी, इन सबको मिला के कंबाइन करके जो फाइनल रिजल्ट बनाया गया था उसको नाम दिया गया था NCERT. अब ये क्यों बनाई गई थी ये भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये बनाया गया था फॉर द एक्सपेंशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. तो जब भी NCERT की बात आएगी तो आपका दिमाग फ़ौरन, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन. ठीक है. नाउ इसका जो ऑफिस है दैट इज़ सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है? तो दिस इज़ सिचुएटेड एट औरबिंदो रोड इन न्यू दिल्ली और इसके 17 रीजनल ऑफिस हैं. तो रीजनल ऑफिस का मतलब है यहाँ पर कि हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ हैं. तो फॉर कंट्रोलिंग द स्कूल एजुकेशन एट वेरियस स्टेट्स, तो यहाँ पर 17 रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NCERT की, इसके 3 लेवल्स हैं. यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बुक का ही एक पार्ट यहाँ पर शो कर दिया बिकॉज ऑफ अ रीज़न. तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल है दैट इज़ द जनरल बॉडी, जिसके चेयरमैन होते हैं यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर. ठीक है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई हैव इंक्लूडेड दिस. तो पहले हमें ध्यान रखना है कि अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसका नेम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है. तो यहाँ पर यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर की जगह एजुकेशन मिनिस्टर हम बोलेंगे. ठीक है. तो प्रेजेंट टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. नाउ तो जो पहली जनरल बॉडी है जिसके चेयरमैन होते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, तो इसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं वेरियस स्टेट्स के, साथ में जो चेयरमैन होते हैं UGC के यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं. इसके अलावा कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. अब जो यहाँ पर सेकंड लेवल है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें जो चेयरमैन होते हैं वो अगेन एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएंगे आपके, और इसके जो वाइस चेयरमैन होंगे वो होंगे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द यूनियन. इसके अलावा इट्स इम्पॉर्टेंट मेंबर आर द सेंट्रल एजुकेशन सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ UGC, डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ठीक है. तो डायरेक्टर ऑफ NCERT हम बोल सकते हैं. और साथ में नॉमिनेटिव मेंबर्स में 4 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं टीचर्स के और 2 होते हैं एजुकेशनिस्ट.
ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर यहाँ पर रिजल्ट्स बने और अच्छी तरह से यहाँ पर हर चीज़ को इंक्लूड किया जाए, हर पहलू को देखा जाए। इसलिए टीचर्स, एजुकेशनिस्ट और यूजीसी के चेयरमैन हर एक को यहाँ पर मेंबर बनाया जाता है। अब जो इसकी जो तीसरी काउंसिल होती है उसमें जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, और उनका अपॉइंटमेंट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। और इसके अलावा देयर इज़ अ स्टाफ, academic staff to carry out the different functions of the council and there is a support office staff too। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कुछ कम समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया देन कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू नीड। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अब बात आती है एम्स एंड फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का काम है कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो स्कूल एजुकेशंस में जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है एनसीईआरटी। ठीक है, कि कौन से लेवल पे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ानी है, क्या क्या उसका क्यूरिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा, ठीक है, और कितने लेवल्स हमें सेट करने हैं स्कूल एजुकेशन में, तो ये सब डिसाइड करता है हमारा एनसीईआरटी। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हर एक लेवल पे हर एक क्लास का क्या क्यूरिकुलम होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, ये सब एनसीईआरटी ही डिटरमाइन करता है। क्या टेक्स्ट बुक्स चलानी है वेरियस लेवल्स पे, ये भी एनसीईआरटी डिसाइड करता है। क्या मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ किए जाने हैं हर एक लेवल पे, ये सब एनसीईआरटी ही डिसाइड करता है। इसके अलावा जैसे कि साइंस किट्स के प्रिपरेशन करना है फॉर स्कूल, तो ये भी एनसीईआरटी करता है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट करना है या उनके अचीवमेंट को इवैल्यूएट करना है, तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन करता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे क्यूरिकुलम में या डिफरेंट लेवल्स में, तो उन प्रॉब्लम्स को ये देखता है, साथ में उसका क्या सोल्यूशन होगा, ये सब बातें भी एनसीईआरटी डिसाइड करता है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन की, तो यहाँ पर दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्कूल एजुकेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला तो होता है बच्चा जो हमारा स्टूडेंट हो गया, और दूसरा हो गया टीचर। ठीक है, तीसरा हो गया क्यूरिकुलम, हमने ये पढ़ा हुआ है। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, तीन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्यूरिकुलम को तो एनसीईआरटी डिसाइड ही कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए जो भी कर रहा है उसकी एजुकेशन के लिए स्कूल एजुकेशन में, तो ये भी हमने देखा। लेकिन अब अगर हर चीज़ को परफेक्टली रन करना है तो टीचर्स के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, यानी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर टीचर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, जितना भी टीचर्स ट्रेनिंग का जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो एनसीईआरटी के ऊपर है, क्योंकि एनसीईआरटी को चाहिए एक स्टैंडर्ड और बेहतर स्कूल एजुकेशन, और अगर स्कूल एजुकेशन को अच्छा करना है तो वहाँ पर अच्छे टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी स्कूल टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन सबका क्यूरिकुलम जो होता है वो एनसीईआरटी ही सेट करता है। जो भी इंफॉर्मेशंस गैदर करनी है, डाटा गैदर करना है अबाउट द स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन, और उनका जो उनको पब्लिश करना है और उनको फर्दर प्रोपोगेट करना है, तो ये सारे काम एनसीईआरटी ही करता है। इसके अलावा जो जवाहर नवोदय स्कूल होते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन मिलता है, तो ये भी एनसीईआरटी ही कंडक्ट कराता है। और साथ में टैलेंट सर्च टेस्ट एक होता है, वो भी एनसीईआरटी ही कंडक्ट कराता है। इसके अलावा रिसर्च वर्क भी कैरी आउट करता है इन फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन, ये सब चीज़ों की फील्ड में जो रिसर्च वर्क होता है या जर्नल्स का पब्लिशन होता है, ये सब काम भी एनसीईआरटी करता है। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा देन आपने बहुत सारे एनसीईआरटी के जो
जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने पढ़े होंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स की पेडागोजी या एनसीएफ, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के क्या क्या रोल हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब जो एनसीईआरटी है उसको ये सारे फंक्शंस कवर करने हैं जो हमने अभी देखे। तो ये जो फंक्शंस हैं एनसीईआरटी को कवर करने हैं, ये कैरी आउट करने के लिए एनसीईआरटी अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। सो फॉर दैट पर्पस अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं ताकि स्मूथली चीज़ें रन हो सकें, ठीक है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले है डिपार्टमेंट फॉर प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, सॉरी प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें कि आपका जो प्राइमरी और जूनियर या जिसको आप सेकेंडरी बोलते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये सब उसमें आ जाता है। देन है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को एजुकेट भी करना है और साथ में हमें ये भी देखना है कौन से ऐसे सोसाइटी में कौन से ऐसे वर्ग हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें बेहतर काम करना है। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट सेपरेट बना के रखा है। इसके अलावा वुमेन स्टडीज़ के लिए भी एक डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट है, साइंस और मैथमेटिक्स के लिए है, नवोदय विद्या सेल है फॉर रनिंग द नवोदय विद्यालय, तो वहाँ का जो भी काम होता है उसको लुक आफ्टर करता है नवोदय विद्या सेल। इसके अलावा टीचर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन एंड फील्ड सर्विसेज के लिए है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन सर्वे एंड डाटा प्रोसेसिंग के लिए डिपार्टमेंट है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिवीज़न अलग से है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेटिव कमिटीज़ हैं जहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ को गैदर किया जाता है और उनको प्रोपोगेट किया जाता है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपके जो वेरियस फॉर्म्स हो गई या बुक्स हो गई वो पब्लिश होती हैं वहाँ पे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट है, ठीक है। तो अब हमें बेहतरी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, तो हमें इंटरनेशनल रिलेशन भी बिल्ड करने पड़ेंगे स्कूल एजुकेशन की फील्ड में। तो उसके लिए यहाँ पर एक सेपरेट यूनिट है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट नाम दिया है। अब हम बात करेंगे अबाउट द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें से सबसे पहले है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE। तो NIE का जो चीफ एरिया ऑफ वर्क है दैट इज होल्डिंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आपके जितने भी आपके जैसे BEd DLEd टाइप के कोर्सेज आते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के वर्क को ये होल्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स ये कराता है। कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स भी जो होंगी हमारी वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड ही होंगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च वर्क इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के डिफरेंट एरियाज़ में जो रिसर्च वर्क होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोठारी कमीशन जो है वो हम पढ़ेंगे बाद में इसी चैनल पे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी रखा हो कोठारी कमीशन। सो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाज एफिलेटेड विद DU, जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इसको एफिलेट कर दिया गया था। सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि अब जो ये NIE है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर रन कर रही है। नाउ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET हम जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये जो इंस्टीट्यूट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो ET लिखा है दैट मीन्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एजुकेशन टेलीविज़न के लिए जो वेरियस सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, और एजुकेशनल रेडियो एंड फॉर द ब्रॉडकास्ट बाय द हार्डवेयर। तो हम बात करें कि जो ये CIET है ये रिस्पॉन्सिबल है
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो भी वेरियस सॉफ्टवेयर्स बनते हैं या जो भी जो नए नए टीचिंग एड्स की ज़रूरत है इस टाइम पर, तो उन सब चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो CIET के ऊपर है। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो अरेंजेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क। तो यहाँ पर टीचर्स को ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है इन योर टीचिंग प्रोसेस। तो जो वेरियस नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उनको कैसे यूज़ करना है इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर टीचर्स को। ठीक है, जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग होती है उसके लिए हमने देखा था NIE था, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी है वो यहाँ CIET में है। इसके बाद में रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। तो जब शुरुआत में NCERT बना, सेटअप हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने 4 रीजनल कॉलेजेस बनाए थे एजुकेशन के। ठीक है, अब इन्हीं कॉलेजेस को रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन का नाम दे दिया गया है या उनको RIE में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है? तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग। ठीक है, तो अब यहाँ पहले 4 थे जब रीजनल स्टार्टिंग में जो बने, लेकिन अब ये 4 से बढ़ के 5 बना दिए गए हैं RIE। और ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये यहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो इन पर्टिकुलर RIEs में क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं? तो यहाँ पर 2 साल वाला B.Ed चलता है, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड B.Ed होता है जिसको हम BA B.Ed या BSc B.Ed BCom B.Ed भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर चलता है, और साथ में 1 साल वाला M.Ed भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं, जो कि टीचर्स सर्विस में हैं, पढ़ा रहे हैं कई सालों से, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं ताकि उनको जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं टीचिंग के फील्ड में, उससे अवगत कराया जाए और इनको बेहतर तरह से मीन्स इनकी ट्रेनिंग को रिन्यू किया जाए। ठीक है, फ्रॉम 1995 they have been held responsible for the universalization of primary education। अब ये जो वर्ड है ना यूनिवर्सलाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे ना, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कैसे प्राइमरी एजुकेशन को हर एक बच्चे तक अवेलेबल कराया जा सके, कैसे पहुंचाया जा सके, चाहे वो बच्चा किसी भी कंडीशन में रह रहा हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, इन रिलेटिव ऑफ एवरी एस्पेक्ट, कैसे हम किसी भी कंडीशन में प्राइमरी एजुकेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचा सकें, 100% हर एक बच्चे तक की प्राइमरी एजुकेशन पहुंचे, वही होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट +2 लेवल। तो ठीक है, +2 लेवल मतलब कि जो 10 के बाद हमारा 11-12 होता है उसको हम बोलते हैं +2 लेवल। तो +2 लेवल पर कैसे एजुकेशन को वोकेशनलाइज किया जाए, तो ये सब चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो RIE को दी गई है। कब से? 1995 से। नाउ जो चौथी इम्पॉर्टेंट संस्था है NCERT की, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसे PSSCIVE भी बोलते हैं। इसका यहाँ पर फोटोग्राफ एज यू कैन सी, ये आपकी PSSCIVE है जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग द फॉर्म ऑफ वोकलाइजेशन ऑफ +2 लेवल, जो हमने पहले भी देखा। ठीक है, जो पहले हमारी RIE में भी एक फंक्शन था उसका, +2 लेवल की जो एजुकेशन है उसका वोकेशनलाइजेशन। ठीक है, एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर डिफरेंट वोकेशनल क्यूरिकुलम। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको वोकेशनल क्यूरिकुलम की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे आपको बच्चों को वोकेशनलाइज करना है, मतलब उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित, यानी कि जब बच्चा पढ़ के निकले तो वो बेकार ना हो, उसे कुछ ना कुछ आता हो, वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, जैसे कि वर्धा शिक्षा योजना में वोकेशनलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो सेम चीज़ यहाँ पर है।
contribution of NCERT in field of school education and in field of teacher education। तो पहले हम स्कूल एजुकेशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने फंक्शंस में देखा तो वही कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे NCERT के। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन के क्या एम्स होने चाहिए, टाइम टू टाइम उनमें क्या चेंज आना चाहिए और क्यूरिकुलम को किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो ये सब काम करता है NCERT। साथ में मानक जो किताबें होती हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, उनको क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है। टीचर्स को नई टेक्निक्स सिखाता है इवैल्यूएशन की स्कूल लेवल पे। सॉफ्टवेयर जो होते हैं फॉर ब्रॉडकास्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूल लेवल्स, तो ये सब चीज़ें भी प्रिपेयर करता है NCERT। टैलेंट सर्च टेस्ट करता है अमंग क्लास 10 पास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टैलेंट सर्च जो टेस्ट है वो NCERT कंडक्ट कराता है। नवोदय जो स्कूल्स होते हैं उनका जो एडमिशन टेस्ट है वो भी कंडक्ट कराता है। साथ में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, डाटा कलेक्ट करता है रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन और उसको प्रोपोगेट करता है, यानी कि जो वेरियस स्कूल्स हैं हर स्कूल में जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं या जो डाटा होता है उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं NCERT। अब अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले टीचर एजुकेशन जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की है उसके एम्स निर्धारित करता है, क्यूरिकुलम सेट करता है हर एक लेवल के लिए, और सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग अरेंज करता है थ्रू PSSCIVE, जो भी हमने पहले पढ़ा था, ये इंस्टीट्यूट है NCERT के अंडर वर्क करती है। इसके अलावा चाहे टीचर प्री सर्विस हो या इन सर्विस हो, दोनों के लिए RIE के थ्रू यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर प्रोविज़न बना के रखे हैं NCERT ने। साथ में कॉन्टीन्यूस रिसर्च वर्क को बढ़ावा देती है NCERT इन फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। नई जो टीचिंग एड्स हैं वो सब कैसे यूज़ करने टीचर्स को, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो सब टीचर्स को यहाँ पर बताने का काम करती है NCERT। साथ में एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करती है टीचर्स को, और जो भी आउटलाइन है, एम है, क्यूरिकुलम है, टेक्स्ट बुक है फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो ये भी प्रिपेयर करती है NCERT। और हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन का जो ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के लिए भी। इसके अलावा इट अंडरटेक्स न्यू एक्सपेरिमेंट्स एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज करी तो आपको भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वो सब काम भी NCERT करता है। और साथ में डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन के लिए करता है उसी तरह से टीचर एजुकेशन के लिए भी इनोवेटिव आइडियाज़ और डाटा कलेक्शन का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे इस वीडियो में। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, and if you like it then please share it with your friends and please do subscribe the channel. Thanks for watching.